नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। लेकर आ गई हो? हाँ, लड़की ने किसी तरह अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। लड़की की उम्र शायद 22-23 होगी। शरीर का रंग लगभग सफेदी है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे का रंग धूमिल हो चुका है। केवल इतना ही नहीं, उसके शरीर का तापमान भी स्वाभाविक से कई डिग्री ज्यादा है। वो लड़की जमीन पर बैठकर कांप रही थी। जो कुछ भी बोला था सब कुछ लाई हो? लड़की ने फिर हाँ में सिर हिलाया। इस वक्त उसके सामने एक बड़े से पात्र में कुछ काला तरल रखा हुआ है। उस पात्र के पास ही कुछ बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जल रही हैं। नहीं, केवल मोमबत्तियां ही नहीं, वो लड़की जिस अंधेरे कमरे में बैठी है वहां पर मोमबत्तियों के साथ ही धूप और अगरबत्ती भी जल रही है। उस लड़की से कुछ ही दूरी पर जो महिला बैठी है उसके चेहरे पर इस वक्त एक कुटुली मुस्कान खिल रही है। उस महिला की उम्र लगभग 60 साल होगी। महिला के चेहरे की चमड़ी झूल गई है। उसके पूरे शरीर पर कई सारे चोटों के निशान हैं। बाल बिखरे हुए थे और जटा के जैसे बंधे हुए। माथे पर लंबा सिंदूर का टीका और चेहरे पर भयानक हंसी। उस महिला ने एक बार फिर पूछा, जितनी सामग्री को बोला था सब कुछ लेकर आई हो? काला खरगोश, काला कबूतर, सुअर का मल, अलसी बीज का चूरन, धतूरे का बीज, सफेद सरसों, इन सभी चीजों को लेकर आई हो? हाँ, सब कुछ लेकर आई हूँ। केवल डरते हुए वो लड़की कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर किसी तरह बोली, केवल काला खरगोश नहीं मिला। वो महिला गुस्से में बोली, वैश्या कहीं कि यहाँ पर क्या गुड्डे गुड़िया का खेल हो रहा है? नहीं मिला तो फिर आधी रात को यहाँ पर क्या करने आई है? नहीं, ऐसा नहीं है। काले की जगह सफेद खरगोश मिला। कहाँ है? लड़की ने कांपते हुए अपने पास रखे एक बड़े बैग से एक प्यारा सा सफेद और सुंदर खरगोश को निकाला। बैग से निकलते ही खरगोश ने लड़की के हाथ का प्यार पाने के लिए अपना सिर रगड़ना शुरू कर दिया। ये हाथ उसका परिचित है। इसी हाथ ने पिछले 3 हफ्तों से खाना खिलाया, नहलाया और प्यार दिया है। खरगोश को विश्वास है कि ये हाथ कभी उसका कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। उस महिला के हाथों में खरगोश को देते वक्त लड़की की धड़कन कांप उठी। इन कुछ दिनों में ही वो लड़की उस खरगोश को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। उधर उस महिला ने खरगोश को हाथ में लेकर उसके पेट को चेक करने लगी। खरगोश के पेट पर हाथ रखते ही उस महिला के चेहरे पर एक भयानक हंसी खिल गई। मादा खरगोश और पेट में बच्चा भी है, इससे बहुत ही अच्छा काम होगा। ये बोलकर 1 मिनट का भी समय व्यर्थ किए बिना ही उस महिला ने खरगोश के गले को जोर से दबाकर पकड़ लिया। तुरंत ही वो खरगोश पागलों की तरह छटपटाने लगा। उसके पैरों की छटपटाहट से कमरे में रखी मोमबत्तियां की लो कांपने लगी। वो लड़की इस भयानक नजारे को देख नहीं पा रही थी, इसलिए आंख बंद करके तुरंत अपने हाथों से चेहरे को ढक लिया। इसके बाद ही गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज और फिर प्यारी सुंदर खरगोश की शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। लड़की के शरीर की कपकपी अब और भी बढ़ गई थी। इसी तरह कांपते हुए उसने अपने चेहरे से हाथ को हटाया। उसने देखा उसके सामने रखा बड़े से पात्र में अब काला नहीं, ताजा लाल तरल रखा हुआ था। जाओ और अपने कपड़े खोलकर वस्त्रहीन हो जाओ, क्योंकि चक्र में बैठना है। जैसे मैंने कहा था वैसे किया या नहीं? उस जगह पर हाथ तो नहीं लगाया? लड़की कांपती हुई बोली, नहीं, उस लड़के के शरीर से जो लाने के लिए कहा था। लड़की ने अब एक रुमाल को खोला और वहां से मुड़ा हुआ कागज को निकाला और फिर कांपते हुए हाथों से उस महिला की तरफ बढ़ा दिया। महिला ने सावधानी से उस मुड़े हुए कागज को खोला
और फिर वहाँ से एक बाल निकाला। कहीं ये सिर का बाल तो नहीं है? नहीं नहीं, सीने का है, जैसे आपने कहा था। लड़की की आवाज मानो आतंक से बैठ गई है। वो बहुत बार कोशिश कर रही है उस तरफ ना देखने की, लेकिन फिर भी उसकी आंख जमीन पर मरे हुए खरगोश की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पा रही है। खरगोश की आंख मानो उसे ही देख रही हैं, जैसे इतने दिनों तक खाते वक्त देखती थी। जल्दी जाओ, अब देर मत करो, समय बीत गया तो चक्कर नहीं खुलेगा। जाओ जल्दी अपने कपड़े खोलकर आओ। वो लड़की कांपते हुए खड़ी हो गई। समय आ गया है, इतने दिनों के इंतजार के बाद सही समय आया है। लेकिन वो जो कर रही है क्या सही कर रही है? अब भी पीछे हटने के लिए टाइम है। अब भी टाइम है इन सभी चीजों को छोड़कर घर लौटने की, और फिर सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन उसी वक्त फिर उस लड़के का चेहरा लड़की की आंखों के सामने घूमने लगा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी हंसी, उसका वो शरीर, नहीं कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़ नहीं पाएगी। उसे भूलकर वो नहीं रह सकती। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। वो लड़की और आगे कुछ सोच नहीं पाई। कांपते हुए उसने महिला से पूछा, मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि क्या सच में वो मेरा हो जाएगा? अब वो महिला बहुत ही जोर से हंसने लगी। उस वक्त महिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो नर्क के अंधेरे से साक्षात कोई पिशाचनी चली आई है। सब कुछ हो जाएगा, वो केवल तुम्हारा होगा। इस पृथ्वी में किसी दूसरी लड़की की तरफ वो नहीं देखेगा। वो तुम्हारे कहने से खड़ा होगा, तुम्हारे कहने से बैठेगा। वो तुम्हारे हाथों का पालतू बन जाएगा, और तुम्हारे इस प्रेम के रास्ते में जो भी आएगा वो जलकर राख हो जाएगा। लड़की तुम चिंता मत करो, वो लड़का अब से केवल तुम्हारा ही है। तुम्हारे फ्लैट में ऐसे जलने की बदबू क्यों आ रही है? आराध्या की तरफ देखकर राहुल ने नाक सिकुड़ते हुए पूछा। जलने की बदबू? कहाँ? और वैसे भी पूरे दिन अगर सिगरेट पीऊंगा तो ऐसी जलने की बदबू आएगी। अच्छा, सिगरेट क्या केवल मैं ही पीता हूँ? डार्लिंग तुम भी तो मेरा साथ देती हो। ये बोलते हुए राहुल ने पीछे से आराध्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर उसके कान के पास धीरे से बोला, खाली फ्लैट में छुपकर बॉयफ्रेंड को इनवाइट करना अच्छी बात नहीं है मैडम। आराध्या खुद को राहुल से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो राहुल, हमेशा अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मतलब अच्छा लगना चाहिए। घर बुलाकर अगर मुझे कोई ट्रीट नहीं मिली तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। बोलता हुआ एक हल्का सा धक्के से राहुल ने आराध्या को बेड पर लिटा दिया। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता केवल कहने से कोई मान लेता है? आराध्या की ये शैतानी राहुल अच्छे से जानता है। शुरू होने से पहले थोड़ा मना करेगी, फिर शुरू होते ही बेड के सामने खड़ा होकर राहुल अपनी शर्ट खोलता है। धीरे धीरे शर्ट के नीचे से किसी भी लड़की को लुभा दे ऐसे सिक्स पैक वाली बॉडी दिखाई देने लगी। शर्ट खोलते वक्त ही राहुल ने ध्यान दिया कि आराध्या के चेहरे में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। आंख बंद करके आराध्या खुद ही अपने होठों को काट रही है। देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई वस्तु उसी के शरीर के अंदर से ही उसे काट रही है। नहीं, ऐसी ट्रिक और काम नहीं आने वाली। पिछले 2 हफ्तों से आराध्या ने ऐसे करके ही राहुल को रोक रखा है। उसे छूते वक्त, पास बैठते वक्त, इसके अलावा उसे अपनी बाहों में भरते वक्त भी आराध्या ऐसे ही दर्द से सिकुड़ जाती है। लेकिन 1 महीने पहले तो ऐसा नहीं था। उस वक्त तो आराध्या इन सब के लिए एक्साइटेड करती थी। अब अपना शौक खत्म हो गया तो दूर कर दे, ऐसा तो नहीं चलेगा। शेर को एक बार खून का नशा करवा के फिर उसे खून नहीं दोगे तो ऐसा कैसे होगा? राहुल ने शर्ट को फर्श पर फेंक दिया और फिर से एक बार आराध्या के चेहरे को देखा। अब भी चेहरा वैसे ही मुरझाया हुआ है। लेट्स डू इट, आज मैं तुम्हारे सारे दर्द को खत्म कर दूंगा। देरी न करते हुए आराध्या की तरफ राहुल लपक पड़ा, और इसके बाद जो हुआ उसे राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था। राहुल के कूदने के लिए ही मानो वो तैयार थी। बेड पर चढ़ते ही राहुल के गले को आराध्या ने जोर से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। फिर उसे सीधा लिटाकर उसके सीने पर आराध्या चढ़ बैठी। ये कौन है? ये कौन सी आराध्या है? और वो राहुल के गले को क्यों दबा रही है? छोड़ दो मेरे गले को, छोड़ो।
तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तुम्हारी आंखों की पुतलियां सफेद कैसे हो गई हैं? अब राहुल ने सुना कि एक अनजान भयानक आवाज में आराध्या बोल रही है, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ कि कभी भी मेरे शरीर पर हाथ मत लगाना। हरामी साले, अगर फिर से हाथ लगाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी। ये कौन सी आराध्या है? आराध्या किसकी आवाज में बात कर रही है? आखिर आराध्या को हुआ क्या है? उस टाइम में वैसे भयानक आवाज में गाली गलौज सुनकर और आराध्या के इस रूप को देखकर कोई भी ये मान लेगा कि उसके ऊपर भूत या चुड़ैल आ गई है। उधर राहुल की सांस जब लगभग बंद होने ही वाली थी, तब उसके मुंह से किसी तरह एक धीमी आवाज निकली, आराध्या, आराध्या। अब काम हुआ। अपना नाम सुनते ही आराध्या के पूरे शरीर में मानो एक बिजली सी दौड़ गई। किसी मिर्गी के रोगी जैसे तुरंत राहुल के सीने से उतरकर वो बेड के नीचे फर्श पर गिर पड़ी। फिर फर्श पर ही थर-थर करके कांपती रही। कांपते कांपते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगी और कमर के नीचे का कपड़ा लाल ताजा खून से भीगता रहा। तब तक बिस्तर पर राहुल उठ बैठा था। वो तेजी से सांस ले रहा था और उसके गले पर 10 उंगलियों की छाप दिख रही थी। लेकिन ये क्या? आराध्या को आखिर क्या हुआ है? फर्श पर पड़े आराध्या को देखकर राहुल का शरीर कांप उठा। आराध्या के इस भयानक अवस्था को देखकर वो कुछ देर के लिए पत्थर सा बन गया। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ देर बाद ही जब आराध्या के शरीर और तेजी से कांपने लगा, तब उसे ये बात याद आई। तुरंत ही जेब से मोबाइल को बाहर निकाला। फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट से नंबर निकालने में कुछ समय लगा। हेलो, पंडित दयाराम महाराज बोल रहा हूँ। मैं राहुल बोल रहा हूँ, सिंह साहब का लड़का। हाँ, पिछले महीने मिलने आया था। पंडित जी, मैं इस वक्त बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। केवल आप ही इससे मुझे बचा सकते हैं। प्लीज कुछ कीजिए पंडित महाराज। इसके बाद फोन पर कुछ बात हुई। राहुल ने पूरी घटना विवरण में बताकर पंडित जी को यहाँ पर क्या हुआ है समझाने की कोशिश करने लगा। और फिर इसके बाद मोबाइल को लाउड स्पीकर से पंडित दयाराम की आवाज में मंत्र पाठ सुनाई दिया। उस मंत्र की आवाज से किसी जादू की तरह काम हुआ। मिनटों में ही आराध्या का शरीर शांत हो गया। उसके बाद एक वक्त आराध्या की कपकपी भी बंद हो गई। केवल फर्श पर उसका खून से लथपथ शरीर पड़ा रहा। आपके मंत्रों से क्रिया हो गई है पंडित महाराज। शरीर की कपकपी बंद हो गई है। खून का आना भी शायद बंद हो गया है। काम हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए। उधर से पंडित दयाराम महाराज की गंभीर वाणी गूंजी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही भयानक गड़बड़ हुई है और ज्यादा विलम्ब करने से कोई फायदा नहीं। आज उसे और कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, कल ही उस लड़की को लेकर मेरे पास चले आओ। उसके ऊपर जिसकी नजर पड़ी है शायद वो बहुत ही खतरनाक है। हम कल ही आपके पास आ रहे हैं पंडित महाराज। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, उसे कुछ होगा तो नहीं? इसके उत्तर में कुछ देर तक उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर कठिन आवाज में सुनाई दिया, चिंता मत करो राहुल, देवी माता सभी की रक्षा करेंगी, उसे कुछ नहीं होगा। कल तुम बेटी को लेकर आओ, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। कब से ऐसा हो रहा है? पंडित दयाराम महाराज ने प्रश्न किया। उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनका शरीर ऐसा नहीं दिखता। उनकी दोनों आंखों में इस वक्त शांति जिज्ञासा है। चेहरे पर योग साधक जैसी उज्ज्वलता। केवल किसी कारणवश पंडित महाराज की नाक थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है। शायद कोई दुर्गंध उन्हें मिल रही थी, पर किसी को बता नहीं रहे थे। लगभग 15 दिन हुए। आराध्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया। कल की घटना के बाद राहुल आज उसे यहाँ पर जबरदस्ती ही लेकर आया है। आराध्या को पंडित महाराज के पास आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। हालांकि पंडित महाराज को देखकर अपने आप ही मन में उनके लिए श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है। लेकिन फिर भी आराध्या उनसे बात नहीं करना चाहती थी। ऐसे ओझा बाबा और तांत्रिक आराध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो मन ही मन सोच रही थी कि जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए वही सही रहेगा। क्या हो रहा था बताओ। शर्माने की कोई जरूरत
नहीं है बेटा, जो भी है खुलकर बताओ। किसी बात को छुपाना मतलब अपनी ही मुसीबत को बढ़ावा देना है। पहले आराध्या कुछ सोचने लगी, क्या सब कुछ बता देना सही रहेगा? सब कुछ सुनकर अगर राहुल उसे पागल समझने लगा? ठीक इसी कारण उसने किसी से कुछ भी नहीं बताया, अपने घर वालों को भी नहीं। पिछले 15 दिन से होने वाली भयानक और डरावनी वो सबसे और कभी कभी खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रही है। चिंता की कोई बात नहीं है बेटी, तुम्हें कोई भी पागल नहीं समझेगा। जो कुछ भी बोलना है तुम दिल खोलकर बोलो। पंडित महाराज की बात को सुनकर मानो आराध्या ने कोई भूत देख लिया है। क्या बात है, वो जो कुछ सोच रही है इस आदमी को कैसे पता चल रहा है? पंडित महाराज बोले, हाँ बेटी थोड़ा बहुत, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें दरवाजे के पीछे छुपी हुई हैं। शायद किसी बात से तुम्हें इतना डर लगा है कि उस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारे मन के अंदर के उन बातों को जानना संभव नहीं है। अब तुम्हें ही खुलकर सब कुछ बताना होगा बेटी, कोई भी तुम्हें पागल नहीं समझेगा। अब आराध्या के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट आया। उसने राहुल के चेहरे की तरफ देखा और जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए ही वो बोलने लगी, 2 हफ्ते पहले से ये सब शुरू हुआ है। हमेशा सिर दर्द करता है, मानो कोई सिर के अंदर बैठा है। बिना कारण ही कभी कभी रोने की इच्छा होती है। कभी ऐसा लगता है कि फ्लैट की खिड़की से नीचे कूद जाऊं। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और फिर कुछ भी याद नहीं रहता। जब होश में आती हूँ तब मैं फर्श पर पड़ी रहती हूँ। मेरे नीचे के कपड़े खून से भीग जाते हैं। खून कहाँ से निकलता है? आराध्या कुछ देर सिर झुकाए रही, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, मतलब योनि से निकलता है, लेकिन ये पीरियड का खून नहीं है। इस वक्त मेरी एमसी का समय नहीं था। पंडित जी बोले, समझा? और फिर क्या सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है? कभी कभी कमरे में घुटन सी होती है, मानो कोई मुझे देख रहा है। एक बहुत ही विचलित अनुभूति होती है पंडित महाराज, जिसे मैं बोलकर नहीं समझा सकती। कोई अगर मुझे छूना चाहता है या अगर राहुल भी छूना चाहता है तो मेरा पूरा शरीर गर्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि पेट के नीचे कोई जीव अपने जबड़े से काट रहा है। कल जब राहुल मेरे पास आया था उस वक्त भी ठीक ऐसा ही हुआ था। पूरा शरीर गर्म हो गया और मेरे पेट के नीचे असहनीय दर्द हो रहा था। फिर चारों तरफ का दृश्य अंधेरे में बदल गया। सॉरी राहुल, मुझ पर विश्वास करो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। फिर आराध्या जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसुओं को देखकर ऐसा लगता है कि कई दिनों से अंदर जमे हुए थे। आज सब कुछ बाहर निकलकर वो मानो हल्के होने चाहते हैं। पंडित महाराज बोले, और राहुल क्या तुमने कुछ अनुभव किया है? ऐसा कुछ जो स्वाभाविक नहीं है? नहीं पंडित महाराज, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आराध्या के पास जाते ही उसका चेहरा सिकुड़ जाता था। मैं सोचता था वो नहीं चाहती कि मैं उसके पास जाऊं, लेकिन कल अगर ये घटना ना होती तो मैं समझ ही नहीं पाता कि उसे कुछ हुआ है। राहुल, क्या और लड़की भी इससे पहले तुम्हारी प्रेमिका थी? ऐसी कोई जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी? इस प्रश्न के लिए राहुल तैयार नहीं था। पहले थोड़ा आश्चर्य होकर फिर धीरे धीरे बोला, हाँ थी रिया। आराध्या के साथ रिलेशनशिप से पहले मेरा उसके साथ संबंध था। वो बहुत ही जिद्दी और ईगो टाइप की थी। हाँ मुझे प्यार करती थी, लेकिन अंत में उसकी जिद और ईगो की वजह से हमारे बीच रिश्ता टूट गया। लेकिन क्यों पंडित महाराज, उस रिया लड़की के साथ तुम्हारा कोई संपर्क है? नहीं, लगभग 3 महीने हो गए हैं मेरा उसके साथ कोई संपर्क नहीं है। मैं खुद ही उसके साथ संपर्क नहीं रखना चाहता और आराध्या भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। पंडित महाराज बोले, हाँ ये होना लाजमी है। क्या उसके साथ तुम्हारा कोई शारीरिक संबंध था बेटा? झूठ मत बोलना। इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले एक बार राहुल ने आराध्या की चेहरे की तरफ देखा, फिर बोला, हाँ था, बहुत दिनों का शारीरिक संबंध था। और कोई स्वाभाविक घटना जिसे तुम जानना चाहते हो? हाँ पंडित महाराज, उस दिन जब मैं आराध्या के फ्लैट पर गया था तब कुछ जलने की बदबू आ रही थी, लेकिन आराध्या इससे अनजान थी। जलने की बदबू? ये सुनकर पंडित महाराज के चेहरे पर एक चमक आ गई। केवल जलने की बदबू नहीं, ये मांस जलने की बदबू है
जिसे इन दोनों के प्रवेश करते ही पंडित महाराज ने सूंघ लिया था। वैसे राहुल, क्या आजकल तुम्हें खाना थोड़ा बेस्वाद लगता है? फिर से एक विचलित प्रश्न। थोड़ा आश्चर्य होते हुए राहुल बोला, हाँ लगता है, मानो खाना नहीं नीम की पत्ती चबा रहा हूँ। लेकिन आपको कैसे पता? हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं लगता था, शायद जीभ पर छाले हुए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, छाले पड़े हैं लेकिन जीभ पर नहीं, वो कहीं और हैं। अच्छा अब तुम दोनों घर जाओ, मेरी पूजा का समय हो रहा है। बाकी बात राहुल मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगा। और हाँ बेटी, मैंने तुम्हें जो ताबीज दी है उसे जब तक मैं ना बोलूं तब तक मत खोलना। रात को पूरब दिशा की तरफ सिर करके सोना। अगर रात को पक्षी की घूंघू जैसी आवाज सुनाई दे तो अपने कानों को बंद करके लेटी रहना। कुछ भी हो जाए लेकिन आवाज सुनने के बाद अपने बिस्तर से मत उठना। तुम राहुल आज से खाने के बाद कोई खट्टी चीज जैसे नींबू और इमली जलाकर खाना। कुछ दिनों के अंदर ही खाने में स्वाद आने लगेगा। बाकी मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। अब आराध्या ने पूछना शुरू किया, पंडित महाराज मैं जिंदा तो रहूंगी? मेरी वजह से राहुल के ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी? देखो बेटी, जैसे मैंने बताया है, अगर वैसे ही तुमने किया तो किसी के ऊपर भी मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन क्या हुआ है मैं अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर मैं बता दूंगा। अब तुम दोनों जा सकते हो, मैं किसी प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। राहुल और आराध्या जाने के लिए खड़े हो गए। उनके जाने के बाद पंडित महाराज ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर जल्दी से आकर अपने पास रखी कोई किताब से कुछ खोजने लगे। बहुत खोजने के बाद एक प्राचीन किताब के पन्ने पर उनकी नजर पड़ी। उस किताब का नाम चक्र निशा चक्र जागरण है और जिस पन्ने पर पंडित महाराज की नजर इस वक्त जम गई है, उस पन्ने के ऊपर देवनागरी अक्षरों में लिखा हुआ है, योनि निशा। लड़की कांप रही है, लगभग किसी पागलों की तरह कांप रही है। उसका शरीर का तापमान इस वक्त स्वाभाविक से बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि मानो कोई जलती हुई भट्टी। लड़की का शरीर पूरी तरह से वस्त्रहीन है। आतंक से उसके शरीर का सफेद रंग झुलस सा गया है। उसकी छाती के अंदर दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि मानो अभी चीरकर बाहर निकल आएगा। वो इस वक्त एक अग्नि चक्र के अंदर बैठी है। उसके चारों तरफ हाहाकार करती हुई आग जल रही है। वो जहाँ पर बैठी है उसके ठीक सामने एक विचलित जयमिक्त चित्र बनाया गया है। तंत्र मंत्र को लेकर जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है वो देखकर ही बता देगा कि ये तंत्र क्रिया में अक्सर प्रयोग करने वाला यंत्र है। अलग अलग तांत्रिक साधिकाओं के लिए ऐसे ही अलग अलग यंत्रों को बनाना पड़ता है। कई लोग बताते हैं कि इसे विशेष जैमिक यंत्र के अंदर ही निशान की तरह पूरा साधना का सार छिपा रहता है। हालांकि वो लड़की इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, केवल जानती है कि वो किसी भयानक क्रिया में शामिल हुई है। ऐसी क्रिया जहां एक बार बैठने से फिर उठना मुश्किल है। लड़की के दोनों हाथ और मुंह कपड़े से बांधे हैं। उसके नगन शरीर के सुंदर दोनों स्तन, कोमल नाभि और योनि के पास ताजा चोट और खून की छाप है। विशेषकर योनि से मानो खून की वर्षा हो रही है। वो लड़की मुंह बांधी अवस्था में ही रो रही है, क्योंकि उसके शरीर में इस वक्त जैसी पीड़ा हो रही है उसे कोई साधारण मनुष्य सह नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए गए रोगी की तरह कांपती हुई लड़की को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो रही हैं। हरामजादी, देखो कैसे कांप रही है। ऐसे तुम किसी जवान युवक को अपने वश में करोगी? बहुत हुआ, अब अपनी आंख बंद करके उसके बारे में सोचो। उसके बारे में जिस पर तुम वशीकरण करना चाहती हो, उस पुरुष के बारे में जिसे तुम पूरे जीवन के लिए अपना बनाना चाहती हो। वो भयानक महिला बोलती गई। वो महिला भी इस वक्त पूरी तरह नग्न है। हालांकि उसके शरीर की चोट और उससे बहने वाले पस्प को देखकर कोई भी उल्टी कर देगा। वो भयानक महिला इस वक्त लड़की के ठीक पीछे अग्नि चक्र के अंदर खड़ी है। उसके हाथ में तेल लिपाई गई एक छड़ी है। क्या हुआ, सोच रही हो? उस लड़के के बारे में सोचो, वरना कुछ भी काम नहीं होगा। उस महिला की बातों को सुनकर वो लड़की थोड़ा डर गई। उस असहनीय दर्द में भी वो उस लड़के के बारे में सोचने लगी, उसके बारे में जिसके लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। राहुल, उसका राहुल। गेहूं चेहरा, कितना सुंदर गहरी आंख और हंसी।
राहुल की हंसी को देखकर लगता है कि संसार के सभी सुख इसकी हंसी के लिए छोड़े जा सकते हैं। लड़की के शरीर के बारे में सोचो, उसके साथ बिताए गए हसीन शारीरिक संबंध के बारे में सोचो। उफ, वो सुंदर सुंडेला शरीर, सभी सुखकारी हसीन दर्द के पल, एक दूसरे के ऊपर इतने पास कि जैसे दो जिस्म एक जान हो। ये सब कुछ क्या वो लड़की कभी भूल पाएगी? अपने पूरे जिस्म पर उसके हाथों के स्पर्श को कैसे भूल पाएगी? उसी सामूहिक खुश को फिर से पाने के लिए ही तो वो इतना सब कुछ सह रही है। इसी बीच पूरे कमरे में धुआं फैल गया। लड़की के चारों तरफ जल रहे चक्करकार आग का रंग लाल था, लेकिन जब उस लड़की ने लड़के के बारे में सोचना शुरू किया तब जलती आग का रंग बदल गया। लाल लपट अब नीली हो गई। पूरे कमरे में फैले हुए धुएं से अब चंदन की खुशबू आने लगी। लड़की के पीछे खड़ी वो भयानक पिशाचनी महिला अब जोर जोर से हंसने लगी। उस नीली आग में सुअर का मल और असली बीज का पाउडर डालते हुए वो महिला बोली, ये असली चूर्ण उस लड़के के मन में तुम्हारे लिए नशा पैदा करेगा। वो साला दिन रात केवल तुम्हारे ही बारे में सोचेगा। उससे पहले लड़के को जो कुछ भी पसंद है सब कुछ भूलने लगेगा। खाना पसंद है तो अब ये भी बेस्वाद लगेगा। वो केवल तुम्हारे लिए ही पागल हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर एक बार वशीभूत हो गया तो तुम्हारे लिए उसका नशा मरते दम तक स्वयं भगवान भी नहीं काट सकते। इतना बोलने के बाद वो महिला फिर से बोलने लगी, बहुत हुआ, उसके बारे में बहुत सोच लिया। अब अपने दुश्मन के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे और उस लड़के के बीच हड्डी बना हुआ है। अपने दुश्मन की जलती चिता के बारे में सोचो। इसके कुछ देर बाद फिर से पूरा कमरा धुएं से भर गया। उस काले धुएं में मनुष्य मूत्र जैसी बदबू थी। अब फिर आग का रंग बदला। इस बार नीले रंग से परिवर्तन होकर हरे रंग की आग हो गई। उधर लड़की के मन में उस वक्त एक लड़की का चित्र उभर रहा था। इसी लड़की की वजह से उसके और राहुल के बीच इतनी दूरी है। केवल इसी लड़की के लिए राहुल उसका होकर भी नहीं हुआ। अपने रूप और चतुराई से इस लड़की ने राहुल को वश में कर रखा है। इस लड़की को मारना ही होगा। उसे इस दुनिया से जाना ही होगा, जिससे उसका और राहुल के बीच वो लड़की नहीं आ पाए। हाँ, वो कुतिया जलकर राख हो जाएगी। उसकी योनि में स्वयं मौत के काटने जैसा दर्द होगा। योनि से खून निकलेगा। उसके मन में जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो जाएगी। उसे खुद ही अपने आप को मारने की इच्छा होगी। और अगर इससे भी काम नहीं हुआ तो स्वयं शैतान उसके पास पक्षी के रूप में आएगा। वो मरेगी, केवल कुछ समय इंतजार करना होगा। केवल तुम ही उस लड़की की मौत का कारण बनोगी। बोलकर वो महिला जोर जोर से हंसने लगी और चारों तरफ के अग्नि कुंड में एक एक कर मरा खरगोश, काला कबूतर, सफेद सरसों इत्यादि डालने लगी और बोलती रही, वो खत्म हो जाए। इसके प्रेम के बीच जो हड्डी है वो राख में बदल जाए। वो लड़का केवल इसी लड़की का होगा और किसी का नहीं, कभी नहीं। इसके बाद कुछ देर बाद सब कुछ शांत, कहीं कोई आवाज नहीं। हाथ और मुंह से बंधी लड़की भी अब थक कर झुक गई है। उसके शरीर की कपकपी भी कम हो रही है। वो सोच रही है कि शायद वशीकरण क्रिया समाप्त हो गई है। अब वो यहाँ से मुक्त हो जाएगी और जीवन भर राहुल केवल उसका ही होगा। लेकिन उस लड़की को अभी नहीं पता कि उसके लिए क्या भयानक अंधेरा प्रतीक्षा कर रहा है। वो नहीं जानती कि इस उपचार क्रिया की सबसे भयंकर भाग अभी भी बाकी है। ऐसा भाग जिसके दर्द को सहन न कर पाने की वजह से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। वो लड़की कुछ देर तक सिर झुकाए बैठी रही। कुछ देर बाद वो भयानक महिला उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे की रेखा उसकी क्रूरता को साफ दर्शा रही हैं। अब उसे तुम्हें अपने अंदर लेना होगा। उसे खुद के शरीर में ग्रहण न करने पर ये उपचार पूर्ण नहीं होगा। लेकिन याद रखना, वो तुम्हारे अंदर तब तक रहेगा जब तक उसके काम की भूख खत्म ना हो जाए। वैश्या कहेगी, ऐसे क्यों देख रही है? केवल खुद के शरीर की हवस को शांत करेगी और जिसकी दया से इतनी क्रिया होगी उसकी भूख को नहीं मिटाएगी। वो जब तक चाहेगा तुम्हारे शरीर के अंदर रहकर तुझे भोग करेगा।
तुम उसे रोक नहीं पाओगी, अगर उसे रोका तो खुद ही मारी जाओगी। उसकी भूख खत्म होते ही वो अपने आप चला जाएगा। अब ज्यादा मत सोचो, उसे अपने शरीर के अंदर ले लो। इतना बोलकर उस पिशाचिनी महिला ने अपनी नाभि के पास हाथ रखा, तेजी से सांस लेकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद ही जो हुआ उसे देखकर कोई स्वाभाविक मनुष्य स्वस्थ नहीं रह पाएगा। हाथ और मुंह बंधी लड़की ने देखा कि उस भयानक महिला की योनि से एक लाल थुलथुला धुआं निकल रहा है। वो लाल थुलथुला धुआं जानता है कि इस जगह को छोड़कर अब कहाँ जाना है। लड़की ने डरते हुए आतंकी होकर देखा, वो लाल धुआं अपनी पहली जगह से निकलकर उसकी तरफ ही बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे उस लड़की की योनि में प्रवेश कर गया। लड़की के शरीर में फिर से एक भयानक कपकपी, शरीर की गर्मी मानो जलती चिता से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। और फिर अचानक पीठ और कंधों पर छड़ी से प्रहार होने लगा। बहुत ही दर्द से रोते रोते जब उस लड़की की आंखों में बेहोशी से पहले अंधेरा छाने लगा, तब उस महिला की भयानक आवाज सुनाई दी। वो जिंदा पिशाचनी चिल्लाकर हंसती हुई बोल रही थी, नारी की योनि ही उसका घर है। योनि के अंदर वो खुद को शरीर की नसों में फैला लेता है। इसके बाद प्रतिदिन वो अपने ही पालक का संभोग करता है। मनुष्य योनि में रहता है, इसलिए उसका नाम योनि निशा है। योनि निशा? हाँ, योनि निशा। इसे पाताल लोक के बीच की कुछ भयानक शक्तियों में गिना जाता है। ये देखने में छोटे लेकिन बुद्धि में मनुष्य से भी तेज होते हैं और लौकिक क्षमता में खुद देवी देवता से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये भयानक, क्रूर और काम भोग की स्वभाव वाले होते हैं। नारी की योनि के अंदर ही ये रहते हैं। जिस नारी की योनि में ये रहते हैं, उसी योनि से ही अपनी भूख मिटाते हैं। योनि भोग करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब वो नारी की मृत्यु का कारण बनता है। योनि के अंदर रहकर उसी से अपनी भूख मिटाते हैं, इसलिए इनका नाम योनि निशा है। राहुल ये सब सुन कुछ देर अचंभा होकर बैठा रहा। पंडित महाराज जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके अधिकांश भाग का मतलब उसे नहीं पता। समझ आने पर भी ऐसी बातों पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा तो केवल कहानियाँ और मूवी में होता है, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होना संभव है? पंडित महाराज बोले, हाँ राहुल, संभव है। वास्तविक जीवन में हमारे चारों तरफ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे कोई कहानीकार कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, जब तक वो उसे खुद देख और कहीं पढ़ ना ले। तुम्हारी पहली प्रेमिका के बारे में उस दिन ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाया था, क्योंकि आराध्या भी यहीं पर थी। आज बताओ वो लड़की कैसी थी और तुम दोनों में रिश्ता क्यों टूट गया? राहुल जवाब देने से पहले कुछ देर सिर झुकाकर बैठा रहा, फिर बोलना शुरू किया। रिया देखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसकी और मेरी क्लास 11 से ही दोस्ती थी। पहले दोस्ती थी, फिर धीरे धीरे हमारा रिश्ता प्रेम की तरफ बढ़ गया। रिया बहुत बुरी नहीं थी। मैं उसके साथ लगभग 6 साल तक रिलेशनशिप में था। इन 6 सालों में हमने एक दूसरे को जबरदस्त प्यार किया, लेकिन लगभग 6 महीने पहले मेरा एक रिश्तेदार की शादी में मैं आराध्या से मिला। मेरे ही टाइप की, ऊपर से इतनी सुंदर। पहले मैंने इसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन आराध्या की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल, बात करने की शैली, अपने आप में गुनगुनाना, ये सब कुछ मानो मेरे लिए वसंत मौसम जैसा था। इसके अलावा दूसरी तरफ उस वक्त रिया के साथ मेरा हमेशा झगड़ा हो रहा था। पंडित महाराज बोले, झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा था? कुछ भी नहीं, केवल छोटी छोटी बातों पर ईगो की लड़ाई। ऐसी बहुत सारी बात जिससे झगड़े की संभावना भी नहीं। हाँ, उसे लेकर भी हम दोनों झगड़ते थे। कभी कभी वो अपने आपे में नहीं रहती और गाली गलौज करने लगती। वो आराध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, हमेशा उसके बारे में गंदी गंदी बात करती। वो शायद हम दोनों को लेकर कुछ शक कर रही थी। फिर सच कहूँ तो मैं इस रिश्ते से परेशान हो गया था, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप मतलब अपना रिश्ता तोड़ दिया। लगभग 3 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं बहुत ही डिप्रेशन में था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। दोस्त कहते थे कि जो हो गया भूल जा, लेकिन कांटा जिसके पैर में चुभता है
दर्द उसे ही पता होता है जिसके साथ 6 महीने से प्यार किया और उसके साथ शारीरिक संबंध में था, उससे अचानक रिश्ता टूट जाए तो आप ही बताइए कोई ठीक कैसे रह सकता है। कुछ देर शांत रहने के बाद राहुल ने फिर से बोलना शुरू किया। उस वक्त जब मेरे पास कोई भी नहीं था तब आराध्या मेरे साथ आकर खड़ी हुई। मुझे मेंटली ठीक होने में आराध्या ने बहुत मदद की। हालांकि उसके बाद केवल मानसिक तरीके से नहीं, शारीरिक रूप से भी मैं उससे जुड़ गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आराध्या शारीरिक संबंध नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे मन को खुश करने के लिए ये सब करती थी, जिससे सब कुछ भूलकर मैं अच्छे से रह पाऊं। सच कहूं तो अगर आराध्या नहीं होती तो मैं सामान्य जीवन जी नहीं पाता। पंडित महाराज बोले, अच्छा समझा। वैसे आराध्या के साथ 4-5 महीने पहले कोई विचलित घटना घटी थी, ऐसी घटना जो तुम्हें स्वाभाविक नहीं लगी? राहुल बोला, 4-5 महीने पहले तो हमारा रिलेशन केवल शुरू हो रहा था। हाँ, एक विचलित घटना घटी थी। आराध्या थोड़ी डरपोक लड़की है। उसके माता पिता अक्सर आगरा से बाहर रहते हैं, इसलिए फ्लैट में वो अकेली है। एक बार परछाई जैसा कुछ बाथरूम में देखकर वो बहुत ही डर गई थी। फिर फोन करके मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया था। उसके फ्लैट पर जाते ही वो रोती हुई मेरे सीने से लिपट गई, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। शाम तक वो मेरे गले में सिर रखकर लिपटी हुई थी। मुझे तो सोफे से उठने भी नहीं दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसी छोटी छोटी बातों से डर जाती है। फिर पंडित महाराज ने पूछा, और रिया, उसकी कोई विचलित वाक्य याद है तुम्हें? राहुल बोला, उस वक्त उसके सभी आचरण विचलित थे। वो लड़की ना जाने क्यों ऐसी हो गई थी। जलन और ईगो क्या मनुष्य को इतना बदल देता है? जो भी हो, एक दिन अपने रूम में लौटा। मेरे रूम की चाबी उसके पास ही रहती थी। सभी उसे पहचानते थे, इसलिए कोई रोकता नहीं था। और उस वक्त हमारे ब्रेकअप को हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए थे। रूम में जाकर मैंने देखा तो वो मेरे कपड़े को समेट रही थी। मुझे देखते ही गले लगकर रोने लगी, लेकिन मैंने तब तक अपना डिसीजन ले लिया था कि उसके साथ अब और रिश्ता नहीं रखूंगा। मैंने जब उससे ये बात बोली तो वो गुस्से से लाल हो गई और बोलने लगी, तुम्हें क्या लगता है तुम उस लड़की के साथ बहुत खुश रहोगे? वो एक साक्षात चुड़ैल है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं कर पाएगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तो किसी के भी साथ नहीं रह पाओगे। इतना बोलकर वो रूम से बाहर चली गई। हालांकि उस वक्त इन बातों पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रूम के ताले को मैंने बदल दिया था जिससे वो मेरे रूम में ना जा सके। पंडित महाराज बोले, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे तुम्हारी पूर्ण प्रेमिका ही है। उसी ने शायद तुम्हें अपने वश में करना और आराध्या को रास्ते से हटाने के लिए योनि निशा को अपने शरीर में अभिमंत्रित किया है। उस लड़की के अंदर तुम्हारे लिए मोह इतना बढ़ गया है कि साक्षात शैतान को अपने अंदर धारण कर लिया है। शायद वो लड़की नहीं जानती कि इसमें वो सफल हो या ना हो, लेकिन उसकी जान को शैतान कभी भी निकाल सकता है। राहुल बोला, क्या? प्राकृतिक की यही प्रथा है, जिस सांप को जितना भी पाल लो वो डस मारेगा ही। ये भी वैसा ही है, कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन ये संतुष्ट नहीं होता। योनि निशा की कम संतुष्टि अगर थोड़ी भी कम हुई तो वो जिस शरीर में वास कर रहा है उसी को मार डालेगा। और उसकी काम भूख को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे नियमों को मानकर योग ध्यान करके उसके लिए सिद्धि साधिका होना जरूरी है। सामान्य लड़की के द्वारा उसको नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। वैसे रिया इस वक्त कहाँ पर है? तुम्हें उसके बारे में मैंने पता लगाने को कहा था। पंडित महाराज, मैंने उसको खोजने की कोशिश की लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसका पहले वाला नंबर स्विच ऑफ है। शायद उसने अपना नंबर चेंज कर लिया है और 2 महीने पहले ही आगरा छोड़कर चली गई। कहाँ गई ये बात उसके दोस्तों को भी नहीं पता, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो अजमेर गई है, वहीं पर उसका घर है। पंडित महाराज बोले, मतलब उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला? अगर वो पास रहती तो उसे समझाकर कुछ किया जा सकता था,
लेकिन जब यहाँ पर नहीं है तो हमारे पास केवल एक ही उपाय है। राहुल बोला, क्या पंडित महाराज? छल द्वारा एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से लड़वाओ, लोहा लोहे को काट दे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा बुरा चाहने वाले दो हैं। केवल इसी वक्त वो दोनों एक ही शरीर में उपस्थित हैं। पंडित महाराज, कृपया सब खुलकर बताइए। इस वक्त योनि निशा और तुम्हारी पूर्ण प्रेमिका, ये दोनों ही तुम्हारी दुश्मन हैं। इन दोनों को अगर एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर दिया जाए तो क्रिया सफल हो जाए, लेकिन क्या ये संभव है? आप इसे कैसे करेंगे? रिया तो यहाँ पर नहीं है। क्रिया थोड़ी कठिन है लेकिन असंभव नहीं। तंत्र में असंभव शब्द नहीं है। सिद्धि साधक इसे जानते हैं। इस क्रिया की केवल एक ही शर्त है, मैं जिस विपरीत क्रिया को करूँगा उससे कुछ देर के लिए तुम्हारी पूर्ण प्रेमिका की योनि में बसा योनि निशा कुछ देर के लिए अपनी घात्री को शिकार समझेगी। इससे उस लड़की की मौत लगभग तय है। केवल उसके मरने से ही योनि निशा की शांति खत्म होगी। इससे तुम्हारे और आराध्या के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि रिया मर जाएगी, ये जानकर भी क्या तुम विपरीत क्रिया चाहते हो? अगर तुम कहो तो मैं ये कर सकता हूँ। सच कहूँ तो जो लड़की एक दूसरी लड़की को जान से मारना चाहती है उसके लिए मेरे मन में विशेष कोई दया नहीं। पंडित महाराज की इन बातों को सुनकर वो बेरहम निर्दय है तो ऐसा लगता है, लेकिन फिर उन बातों का मतलब को राहुल समझ रहा है। बात तो सही है, जो किसी की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ सकती है उसके लिए क्या राहुल को सोचना चाहिए? पंडित महाराज के कहे अनुसार शब्द कुछ दिन बाद ही वो रिया का दास बन जाएगा। और तब क्या होगा? नहीं, किसी पापी के बारे में सोचकर कोई लाभ नहीं। पहले पास में जो है उसे बचाया जाए, उसके लिए सोचना है जो तुमसे प्यार करता है। राहुल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, नहीं पंडित महाराज, कोई असुविधा नहीं है। आप बिना कुछ सोचे ही विपरीत प्रक्रिया को कीजिए। जो दूसरे की जान ले सकता है उसके बारे में मैं क्यों कुछ सोचूं? पंडित महाराज बोले, ठीक है, यही होगा। कल ही मैं देवी पीताम्बरी का आशीर्वाद से विपरीत प्रक्रिया में बैठूंगा। ये प्रक्रिया समाप्त होने के 3 दिन बाद योनि निशा अपनी जननी को ही मार डालेगा। वो लड़की मर जाएगी। तुम अब जा सकते हो, मुझे इसके लिए सामग्री इकट्ठी करनी है। पंडित महाराज की बात को सुनकर राहुल वहां से उठ खड़ा हुआ। घर से निकलते वक्त पंडित महाराज ने उसे रोकते हुए पूछा, वैसे राहुल, एक और प्रश्न का उत्तर दो। रिया के साथ रिश्ता टूटने से पहले आराध्या के साथ तुमने शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए थे? राहुल इस प्रश्न को सुनकर चौंक गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। पंडित महाराज बोले, अच्छी बात है, अब जा सकते हो। पंडित महाराज थोड़ा निश्चिंत हुए। चलो, जो शक था वो खत्म हुआ। आज सुबह से ही पंडित दयाराम महाराज के मन में कुछ बुरा होने वाला है ऐसी भावना आ रही है। हालांकि आज ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 दिन पहले ही उन्होंने विपरीत प्रक्रिया की थी और वो विपरीत क्रिया सफल भी हुई है। देवी पीताम्बरी के आशीर्वाद से उनका कोई भी तंत्र क्रिया असफल नहीं होता। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल रात ही वो लड़की मर गई होगी। अर्थात आज से राहुल और आराध्या की सारी मुसीबत समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी सुबह से मन क्यों बौखलाया हुआ है? पंडित महाराज अपने घर में इसी योजना की वजह से इधर उधर टहल रहे थे। उस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। उसी वक्त उनके मोबाइल फोन बजने लगा। तुरंत ही उनके मन में एक बिजली दौड़ गई, कहीं कोई बुरा समाचार तो नहीं। फोन रिसीव करते ही उधर से राहुल की उत्तेजित आवाज सुनाई दी। हेलो पंडित महाराज, रिया अब जिंदा नहीं है, वो मर गई है। इस वक्त उसके फेसबुक पर थोड़ा इधर उधर करते हुए एक रिश्तेदार की पोस्ट से पता चला है। पंडित महाराज थोड़ा शांति हुए। इसका मतलब विपरीत क्रिया ने अपना काम कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो बात राहुल ने बताई उसके लिए पंडित दयाराम तैयार नहीं थे। लेकिन पंडित महाराज, रिया की मौत कल नहीं हुई, लगभग 1.5 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई थी।
उसने अपने गले में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? पंडित जी, अगर रिया 1.5 महीने पहले ही मर गई है तो उसकी योनि में वास करने वाला योनि निशा भी खत्म हो जाना चाहिए था। वो इतने दिनों से ये सब कैसे कर रही थी? ये सुनकर पंडित महाराज का सिर गर्म हो गया। उन्होंने पूछा, राहुल, तुम्हारी जननी माँ की कसम, सच सच बताओ, रिया के साथ रिश्ते में रहते वक्त तुमने कभी आराध्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे या नहीं? इस प्रश्न को सुनकर राहुल एक बार फिर कुछ देर चुप रहा। फिर मिमियाते हुए बोला, हाँ हुआ था पंडित महाराज, लेकिन उस दिन शर्म के कारण मैंने आपसे झूठ बोला था। पंडित महाराज बोले, कब और कहाँ तुम दोनों का संबंध बना था? उसी रात जब मैं अपने रिश्तेदार की शादी में उससे मिला था। उस वक्त कुछ भी सीरियस नहीं था, केवल एक दूसरे को पसंद करके और थोड़ा नशे में आउट ऑफ स्ट्रेट हम करीब आ गए। और फिर वो सब। शर्म के कारण राहुल ने अपनी बात को समाप्त नहीं कर पाया। अपने पिताजी से भी बड़े उम्र के आदमी, जिसे उसके घर वाले बहुत सालों से जानते हैं, उनसे ये बात बताते हुए लज्जा से राहुल का दिल बैठ गया। हे भगवान, सब कुछ खत्म। अभी तुरंत आराध्या के घर पर जाना होगा। आराध्या के घर पर पहुंचने के बाद ही विशेष लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ होता भी नहीं। जो कुछ भी होना था पहले ही हो चुका है। विपरीत प्रक्रिया के हिसाब से कल आधी रात को ही आराध्या योनि निशा के काम भोग का शिकार हुई है। उसकी खून से लथपथ शरीर उसके कमरे में ही मिला। शरीर पर एक भी खरोच नहीं, केवल उसकी योनि से खून की बारिश हुई है। अब हालांकि पूरी बात पानी के जैसे स्पष्ट हो गई है, कहीं कोई भी संदेह नहीं। रिया नहीं, भयानक शैतान क्रिया के माध्यम से योनि निशा को आराध्या ने अपनी योनि में स्थान दिया था, केवल और केवल राहुल को पाने के लिए। किसी के आधार से वो किसी ने इस क्रिया को पूर्ण किया था, ये जानना अब संभव नहीं। लेकिन जिसने भी इस शैतान क्रिया को किया था, उसे जरूर ही अपने अंदर से योनि निशा को दूसरी योनि में भेजकर बहुत शांति मिली होगी। जो भी हो, पूरी कहानी का हिसाब साफ साफ मिल रहा है। एक शादी के क्रियाक्रम में अचानक आराध्या से राहुल मिला था। नशा या अचानक एक दूसरे को पसंद करने के कारण आपसी शारीरिक संबंध हो गया। इसके कारण आराध्या राहुल को पसंद करने लगी थी। लेकिन उस वक्त रिया और राहुल में सब कुछ सामान्य था। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। इसके बाद आराध्या ने जब बहुत कोशिश करके भी राहुल के दिल में जगह नहीं बना पाई, तब उसने अपना प्यार पाने के लिए इस भयानक रास्ते को चुन लिया। उस दिन जब आराध्या के डरने के कारण राहुल उसके घर गया था और आराध्या बहुत देर तक राहुल के सीने से लिपटी हुई थी, उसी वक्त शायद इस क्रिया में लगने वाला राहुल के सीने के बाल को उसने चुपचाप जमा कर लिया था। रिया ने शायद राहुल के प्रति आराध्या की वासना को समझ लिया था, इसलिए उसे पसंद नहीं करती थी। इस संसार में एक लड़की को किसी लड़की से ज्यादा कौन समझ सकता है। उपचार क्रिया समाप्त होते ही योनि निशा ने अपना काम शुरू किया। रिया के साथ राहुल का रिश्ता धीरे धीरे झगड़े के कारण कमजोर पड़ने लगा। सामान्य झगड़े ने भी बड़ा रूप ले लिया और दोनों के बीच दरार पड़ गई। और इसी के दूसरी तरफ आराध्या के प्रति राहुल का मानसिक और शारीरिक आकर्षण बढ़ते ही गया। इसके फलस्वरूप राहुल जल्दी ही आराध्या के प्यार में वशीभूत हो गया। ये प्यार है या किसी अलौकिक क्षमता के द्वारा घटी हुई मायावी नशा, जो मनुष्य को सब कुछ भुलाने के लिए विशेष कर देता है, उसे भी जो अपने से ज्यादा उस आदमी को प्यार करती थी। इधर उस भयानक शैतान को सहन न कर पाने के कारण रिया आगरा छोड़कर अजमेर चली गई। उसने सोचा था कि वहां पर उसे शांति मिलेगी, लेकिन योनि निशा इतनी आसानी से अपने शिकार को नहीं छोड़ती, इसलिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आगरा छोड़ने से पहले वो राहुल को एक बार समझाने आई थी। शायद वो समझ गई थी कि इसमें कोई अलौकिक शैतानी बात है, लेकिन राहुल ने उसकी बातों को नहीं सुना और सुनेगा भी कैसे। वो तो उस वक्त पूरी तरह आराध्या की वश में था। रिया मर चुकी थी।
राहुल आराध्या की मुट्ठी में। ऐसे ही जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था तभी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। योनी निशा के काम भोग से परेशान होकर आराध्या ने उसे रोकना शुरू कर दिया, लेकिन बेचारी लड़की शायद नहीं जानती थी कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। योनी निशा ने बाधा पाने के कारण आराध्या को भी ठीक वैसे ही सताता रहा जैसे वो अपने शिकार को करता है। आराध्या ने इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वो राहुल द्वारा पकड़ी गई। वैसे भी स्वाभाविक है, इन चीजों को ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। इसके बाद वहीं पंडित महाराज के पास जाना और बाकी घटना केवल राहुल अगर एक बार पंडित महाराज से उस दिन बता देता कि आराध्या के साथ बहुत पहले ही उसने शारीरिक संबंध बना लिया था तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि पंडित महाराज ने शुरू से ही आराध्या पर ही शक किया था। क्योंकि नियम अनुसार योनी निशा को योनि में धारण करने से पहले जिसे वशीकरण करना है उसके साथ एक बार शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। उस दिन राहुल की बात पर पंडित महाराज ने भी विश्वास कर लिया था, जिसके फलस्वरूप आज आराध्या को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। केवल छोटा सा एक झूठ, थोड़ी सी काम नशा मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा मुसीबत बना सकता है यह मनुष्य समझ ही नहीं पाता। हालांकि अब राहुल को समझ आ गया है। यमुना नदी के किनारे बैठकर वो रो रहा है। आराध्या के शरीर को कुछ देर पहले ही शमशान घाट ले जाया गया है। जिस शरीर की अशुद्धि के लिए इतना कुछ, वही शरीर कुछ ही देरी बाद राख बन जाएगा। फिर वो राख इस यमुना में कहीं मिल जाएगी। यमुना के किनारे यहाँ दूर से ही आराध्या के माता पिता के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। राहुल भी रो रहा है, लेकिन किसके लिए? आराध्या के लिए या रिया के लिए? रिया जिसने उससे हमेशा प्यार किया था, अपने प्यार के फल में उसे कठोर मृत्यु प्राप्त हुई। ये वो रो रहा है आराध्या के लिए, जिस आराध्या ने उससे दिल से प्यार किया था, लेकिन भूल गई थी कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी हमें प्यार करे। ऐसा नहीं होता। कभी कभी उसे अपनी तरह अच्छे से रहना देना चाहिए, उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। यही तो सच्चे और सुंदर प्यार के लक्षण हैं। यमुना किनारे खड़े पंडित दयाराम महाराज अपने में बड़बड़ा रहे हैं। हाय ये मनुष्य शरीर, उसके अंदर की ये काम वासना का नशा। काम वासना, इस प्रक्रिया को अगर राहुल और आराध्या ने सही समय पर नियंत्रण कर लिया होता तो आज शायद तीनों जीवन ऐसे नष्ट न होते। बेकाबू ये काम वासना मनुष्य के अंदर रहकर धीरे धीरे अपना प्रभाव को बढ़ाती है, फिर दिमाग में रहने वाली नैतिकता और समझ को खत्म करके उस पूरे मनुष्य को ही खत्म कर देती है। उसकी भूख कभी भी शांत नहीं होती। काम वासना से बड़ा क्या कोई योनि निशा इस पृथ्वी पर है? तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।